अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से हालिया मुतनाज़ा बयानात नून लीग को मुश्किल में डाल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पार्टी कायद नवाज शरीफ के अलावा दीगर रहनुमाओं की तरफ से ऐसे बयानात सामने आए हैं जिसकी वजह से हुकूमत ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक और ख़ास तौर पर नून लीग पर दबाव बढ़ा रही है। हुकूमत की तरफ से नून लीग पर बतौर जमात पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। नून लीग पर मुल्क दुश्मनी, दुश्मन ममालिक की सहूलतकारी और गद्दारी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल यह पैदा होता है कि क्या नून लीग अब भी है कि यह सख्त बयानिया नून लीग के लिए बंद दरवाजे खोलेगा या इस किस्म का बयानिया नून लीग को बंद गली में धकेल देगा। और अगर नून लीग पर दबाव ये जारी रहता है, ये सिलसिला दबाव का जारी रहता है तो सवाल ये भी अहम है कि क्या नून लीग अपने इस बयानिए से पीछे हटेगी और अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करेगी या ये सख्त बयानियां जारी रखेगी। पिछले महीने ऑपोजिशन जमातों के एपीसी के बाद से ऑपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से हुकूमत और इदारों के खिलाफ सख्त बयानात का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ के सख्त बयानात तो पैमरा की पाबंदी की वजह से हम आपको नहीं सुनवा सकते, मगर जरा सुनिए कि पिछले कुछ दिनों में ऑपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से किस किस्म के बयानात आ रहे हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन खास तौर पर नून लीग को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। नून लीग समेत पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ये वो बयानात थे जिसकी वजह से ऑपोजिशन को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और वजाहतें भी देनी पड़ी हैं। जबकि साबिक स्पीकर अयाज सादिक के मुतनाज़ा बयान पर कल DGISPR ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय पायलट अभिनंदन की वापसी से मुतल्लिक बयान गुमराह कुन है। दिन के उजाले में भारत को दी गई शिकस्त का दर्जा कम करने के लिए मनफी बयानिया इस्तेमाल किया जा रहा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अयाज सादिक के मुतनाज़ा बयान पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल दिया है, जबकि ऑपोजिशन के मुतनाज़ा बयानात और सख्त बयानिए पर हुकूमत नून लीग के खिलाफ दबाव बढ़ाती जा रही है। वफाकी वुज़रा नून लीग पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। कोई गिरफ्तारी करने का कह रहा है तो कोई ये कह रहा है कि नून लीग को नहीं। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने यह भी कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ भारत से राब्ते में है। हुकूमत नून लीग पर दबाव बढ़ा रही है। नून लीगी रहनुमाओं को मुल्क दुश्मन का सहूलतकार करार दिया जा रहा है। वजीर आजम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को 100% भारत की पुष्टपनाही हासिल है। हुकूमत, इदारों और नून लीग के दरमियान तसादुम का तासुर वाज़े होता जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल में नून लीग क्या सोच रही है, क्या वो इसी हिकमत अमली को जारी रखेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एहसन इकबाल साहब, सबसे पहले तो अयाज सादिक साहब के बयान पर बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है और पार्टी का मौकिफ क्या है? क्या इंडोर्स करते हैं अयाज सादिक साहब के बयान को या आपके ख्याल में गलत बात की गई उनकी जानिब से? देखिए शहजाद साहब, सबसे पहले तो मैं शदीद मज़म्मत करूंगा। हुकूमत अपनी इनकॉम्पिटेंस और फेलियर को कवर करने के लिए एक बयानिया प्रमोट कर रही है जिसमें वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और फाउंडर पार्टी जो पाकिस्तान की बानी है उसे पाकिस्तान का दुश्मन, गद्दार और इंडिया का एजेंट करार दे रही है। ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को। यानी कि ये एक अजीब सियासत है कि इस मुल्क में हमने गद्दारों को पैदा करने की एक फैक्ट्री लगाई है, उसकी पैदावार ओवर टाइम चल रही है, बाकी सारी सनत बंद हो गई है। जहाँ तक इस बयानिए का ताल्लुक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमारे कौमी इदारे के साथ तो कोई खुदा न खास्ता लड़ाई है, लेट मी से ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि मुस्लिम लीग नून अपने मुसल्ला अफवाज का, अपने जवानों का, अपने अफसरों का जो मुल्क की सरहदों पे खड़े हैं, जो दिफा करते हैं। मैं सरगोदियन हूँ, मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स का पता है। हमारे शानदार शाहीन हर वक्त झपटने के लिए तैयार हैं। दुनिया के बेस्ट पायलट्स हैं, ख़ास तौर पे जो स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी थे, विंग कमांडर नोमान अली खान थे, जिस तरह उन्होंने उचका भारत के जहाज़ों को और उनको गरूर को खाक में मिलाया। वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम। ये झगड़ा फौज के साथ नहीं है, ना हमारा फौज की कोई खुदा ना खास्ता तौहीन करना मकसूद है। लेकिन सर, कल DGISPR की जो ब्रीफिंग थी उसमें इस बात का भी जवाब आ गया ना। उन्होंने कहा कि ये डिस्टिंक्शन, ये डिफरेंस ना क्रिएट किया जाए कि फौज की लीडरशिप कुछ और है और रैंक एंड फाइल कुछ और है। हम मुत्तहद हैं, हम एक है, इसमें डिफरेंस ना क्रिएट किया जाए, जो कि यकीनन एक जवाब था नवाज शरीफ साहब की तकारीर का। शहजाद साहब, देखिए ना, हम कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे। हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान का दिफा है उसके लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी ऊपर से नीचे कमर बस्ता है और पाकिस्तान की पूरी कौम भी
उसके लिए कमर बस्ता है। अब जो अयाज सादिक साहब की तकरीर थी उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फैलाया गया। देखिए, अयाज सादिक का शुमार पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत ही कूल और एक बड़े ठंडे मिजाज के, धीमी मिजाज के सियासतदान से होता है। जो इस वक्त मुल्क के अंदर आलूदगी, पोलराइजेशन की हुकूमत ने फैलाई है, वहां पर आधा घंटा हुकूमत के वज़रा ने खड़े होकर जो मुस्लिम लीग नून को हिंदुस्तान का गद्दार और पता नहीं पाकिस्तान का गद्दार क्या कुछ कहा, उसके जवाब में अयाज सादिक साहब जैसा जो तहम्मुल वाला और इतना ठंडे मिजाज का बंदा है, वो उन्हें जवाब देने पे मजबूर हो गया। और उन्होंने किसी फौज की सलाहियत पे कमेंट नहीं किया। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि वो प्रेशर नहीं ले सके। और देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक्टेड रिस्पॉन्सिबली। हमने अगर इंडिया का पायलट रिलीज किया तो दुनिया को बताया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। लेकिन इसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है कि क्या उस पायलट को चाय की एक प्याली के बाद छोड़ना चाहिए था या उसे 2-4 और चाय की प्यालियां पिला के छोड़ना चाहिए था। तो एहसान इकबाल साहब, आप कह रहे हैं कि अयाज सादिक साहब का जो मौक़िफ़ था, जो बयान था, वो एक रद्द-ए-अमल में था। तो आप समझते हैं कि जो रद्द-ए-अमल था उनका, वो गैर ज़रूरी था, नीडलेस था कि इस किस्म की बात की जाती? जी देखिए ना, जब आप फजा को बहुत ज्यादा चार्ज कर देते हैं तो वाकई एक डायलमा हो जाता है। अगर इफ यू रिप्लाई यू आर डूम्ड, यू डोंट रिप्लाई यू आर डूम्ड। और वो जो बयान उन्होंने दिया था वो शाह महमूद कुरैशी साहब के उन इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स के नतीजे में दिया था, क्योंकि वो लगातार ये बयान दे रहे थे। मैंने भी वहां पर रिस्पॉन्ड किया कि आप खुदा के लिए वजीर खारजा हैं, जो आप हरकतें फरमा रहे हैं, जिस किस्म की तकरीरें कर रहे हैं, मुझे पता लग गया, पूरी कौम को पता लग गया, इस वजह से हम तनहा हो गए हैं। इस हुकूमत का डायलमा यह है कि इट इज ए बंच ऑफ इनकॉम्पिटेंट पीपल जो असेंबल करके मुल्क पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। आज पाकिस्तान की मईशत खत्म है, आज पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी स्टैंडिंग। अच्छा, मुझे जरा इसके बाद के जवाब दीजिएगा, फिर आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है? क्योंकि अयाज सादिक साहब का जो एक बाद में मौक़िफ़ आया, उन्होंने वजाहत पेश की, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने गलती की अभिनंदन को भेजकर, और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे। ये उनका वजाहती बयान था। पार्टी पॉलिसी क्या है कि अभिनंदन को भेजकर हमने रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया, जो आप बात कर रहे हैं, या जो अयाज सादिक साहब ने बात की है? जी देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमने अभिनंदन को छोड़ा तो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार किया, लेकिन यकीनन वजीर आजम ने जिस उजलत के अंदर खड़े होकर ये कहा कि हम 24 घंटे में रिलीज कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की डेस्परेशन झलकी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि एक चाय की प्याली नहीं, उसको कोई 2-4-6 चाय की प्यालियां पिला के फिर छोड़ना चाहिए था, ताकि वो जो बहादुरी का मुजाहरा हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने किया था, हम उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं फिर ये कहूंगा कि इस वक्त जो मिसाल के तौर पे हुकूमत के वज़रा के बयानात हैं, फवाद चौधरी साहब ने जो पुलवामा के लिहाज से गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, वो इंडिया में ज़्यादा उसने तूफान खड़ा किया हुआ है। लेकिन क्या हम अपने कौमी नैरेटिव इंडिया के बयानिए को देखकर तय करेंगे कि इंडिया का मीडिया ये कह रहा है? तो बिल्कुल ठीक बात की असली इकबाल साहब, और इस पे मेरे ख्याल से तमाम पार्टीज को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। आपको भी पता है, फवाद साहब के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वो पोस्ट पुलवामा जो हमारा एक काउंटर अटैक था, उस पर बात कर रहे थे। इंडियन मीडिया ने उनका एक लफ्ज पकड़ के उसको पुलवामा अटैक ओन कर रहा है पाकिस्तान, ये तासुर दिया। और इंडिया ने तो जो किया, मीडिया ने किया। बट आज मरियम औरंगजेब साहब ने भी उस पर बात की है कि फवाद चौधरी का पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुनाफी बयान सवालिया निशान है। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है कोई, और माजी भी हमारा इससे भरा पड़ा हुआ है। शायद एक पार्टी ज्यादा कर रही हो, शायद हुकूमत को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी करना हो, लेकिन हो तो दोनों तरफ से रहा है ना। देखिए, इस वक्त मैं फिर कहूंगा कि ये हुकूमत जब से आई है, ये पाकिस्तान में पोलराइजेशन पैदा कर रही है। हम भी हुकूमत में आए थे और हमारे खिलाफ 2 हुकूमतें बहुत शिद्दत के साथ सूबों में सिंध और केपी में थी, लेकिन हमने कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की, उनके साथ मिलकर सीपैक को कामयाब किया, नेशनल एक्शन प्लान को कामयाब किया। अब मसला यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक विजन है। प्राइम मिनिस्टर के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं। एक, उसका विजन हो, एक वो इंक्लूसिव गवर्नेंस पे यकीन रखता हो, वो टीम बिल्डिंग कर सके, और वो कोई परफॉर्म कर सके। अब विजन ये है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेल में डाल दूंगा, ये सब चोर हैं। उसके बाद आप आ जाएं, इंक्लूसिव अप्रोच क्या होनी है कि वो सबको, सूबाई हुकूमतों को, जो मुंतखब हुकूमतें हैं सिंध की या गिलगित बल्तिस्तान की, AJK की, उनको भी साथ लेकर नहीं चल सकते। उनकी टीम बिल्डिंग क्या होनी है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर, उनकी कैबिनेट के अंदर लोग
धींगा मुश्ती कर रहे हैं, उन्होंने हाँ, ऑपोजिशन के साथ कहां बैठना है। लेकिन और लेकिन उनकी एहसन साहब, डिलीवरी जैसे क्या मैंने कहा होनी कि है, ये दोनों तरफ से होता पाकिस्तान है। को दिन आप ब और दिन पीपल्स पार्टी तो सेटबैक्स हो रहे हैं। दोनों मैच्योर पार्टीज हैं। आप लोग ऑपोजिशन में आए तो बदल, कश्मीर का मामला हुआ तो कहा कि कश्मीर का सौदा कर दिया। ऑर्डिनेंस आया कुलभूषण के यादव पर, जो कि आईसीजे की जजमेंट के बाद आना था, तभी उनको एक अपील का वो हक मिलता, तो उस पर कहा गया कि इमरान खान वकील बन गए हैं। फिर अभिनंदन का वाकया हुआ तो अयाज सादिक साहब का बयान है। तो किस मौके पे आप लोगों ने भी ये मैच्योरिटी दिखाई है कि ये फैसले सही या गलत तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इंडिया के हक में दिए हों या इंडिया के कहने पे दिए हों। देखिए, हमने तो 2.25 साल मैच्योरिटी दिखाई है और आप लोग हम पे तनकीद करते थे कि आप लोग फ्रेंडली ऑपोजिशन है। आप मुझे बताइए, क्या हमने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया? मेरे खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ, मैंने गोली खाई है, मेरे जिस्म के अंदर है, और पीटीआई ने उसको लीड किया था, उस मजहबी नैरेटिव को। हमने क्या कश्मीर के मौके पर प्राइम मिनिस्टर तो ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठे, गैर मशरूत तावन नहीं किया? जब इंडिया ने हमारी एयर स्पेस वायलेट की, प्राइम मिनिस्टर तो ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठे थे, हमने गैर मशरूत तावन नहीं किया। इसी तरह आप देखिए, जो कश्मीर पे हमारा नुक्ता नजर है वो ये है कि हम इनसे सवाल पूछते हैं कि हमें बताएं कि जो काम 72 साल में भारत नहीं कर सका, उसे अब ये करने की जरूरत क्यों हुई है। और जो कुलभूषण का मामला है, उस पर हम कहते हैं कि आप तो आईसीजे में ये कहते रहे हैं कि जनाब हमारे जो मुरवजा कवानीन है उनके तहत सजाए मौत जो मिलिट्री कोर्ट्स की है वो अपील कर सकती है। तो एहसन इकबाल साहब, कानून सवाल बनाने की बिल्कुल क्या करें, जरूरत है? लेकिन ये तासुर देना कि कोई मोदी का वकील है, कोई कुलभूषण का वकील है, कोई इंडिया का सहूलतकार बन गया है, इस नहज पे तो नहीं डिस्कोर्स को जाना चाहिए ना। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि हुकूमत भी कर रही है आपके खिलाफ इस वक्त। देखिए शहजाद, मैंने ये आपसे पहले कहा कि बदकिस्मती ये है कि ये हुकूमत चूंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने में फेल हो रही है, इकॉनमी की इन्हें समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान खारजी मैदान पे तनहा है, कश्मीर के ऊपर कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे दोस्त मुल्क पीछे चले गए हैं। अब ये सिर्फ इस बात में पनाह ले रहे हैं कि कौमी इदारों को झोंको अपनी सियासत के अंदर। और मैं बड़े अदब के साथ डीजी आईएसपीआर साहब से भी ये कहूंगा, देखिए हमारे कौमी इदारों को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बराह रास्त इस तरह मुनासिब नहीं होगा। हम सब पाकिस्तानी हैं और सारी पूरी पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज की पुष्ट पर है। जब भी कोई खतरा होगा, सही है, लेकिन एहसन साहब देखिए प्रैक्टिकली इस वक्त हो क्या रहा है। अयाज सादिक साहब ने, आप कह रहे हैं कि बयान शाह महमूद कुरैशी के हवाले से दिया था कि वो घबराए हुए थे, उनकी टांगे कांप रही थी, लेकिन कल डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि ये हुकूमती फैसला नहीं था, ये एक रियासत का फैसला था। तो कोई इसको ये ना करने की कोशिश करे, अंडरमाइन करे हमारी कामयाबियों को। वो कह रहे एक रियासत का फैसला था, रैंक एंड फाइल वाली बात भी की गई, तो एक वाज़ेह मैसेज दिया गया है कि रियासती फैसले हैं, ये सिर्फ हुकूमती फैसले नहीं है। देखिए, रियासत का फैसला, जैसे मैंने कहा कि इन प्रिंसिपल ये हो सकता है और होगा और था भी कि हमने एज ए गुडविल जेस्चर या वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली हमने उसको अगर रिलीज किया, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि रियासत का ये फैसला था कि 24 घंटे में हमने उसे रिलीज करना है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला था और ये हुकूमत प्रेशर लेने में कामयाब नहीं है चूंकि इनकी ट्रेनिंग नहीं है। देखिए, जब कल अगर आपने डीजी आईएसपीआर को सुना हो तो उन्होंने कहा था कि ये एक पीस इनिशिएटिव था जिसकी दुनिया भर ने तारीफ की है, जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू ये किया गया। कल भी कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज से, कोई एक जुमले से ये तासुर नहीं लगा सिर्फ इमरान खान का फैसला था, वो बाकायदा ओन कर रहे थे रियासत का फैसला था जिसमें बड़ी पजीराई मिली है पाकिस्तान को। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले कहा कि हमने रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया, उस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। इस पे दो राय हो सकती हैं कि उस पायलट को चाय की एक प्याली के बाद छोड़ना चाहिए था या 2-4 प्यालियां उसे और पिला के छोड़ना चाहिए था। इस उजलत में जो 24 घंटे की गई, ये मेरी दानिश में और हमारी मालूमात के मुताबिक इमरान खान का जाती फैसला था। सही है। एहसन इकबाल साहब, आप थोड़ा आगे बढ़ के मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त नैरेटिव है, जो बयानिया है नून लीग का, जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, क्या आपके ख्याल में ये आपकी जमात को एक बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं, या आपके ख्याल में इससे बंद दरवाजे मजीद खुलेंगे और आपको कोई मौका मिलेगा बातचीत करने का? देखिए, हम इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जो हमारे 72 सालों की गलती की एक मजमूई, कह लीजिए कि हाई पॉइंट है। अब अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट एन ऑप्शन। जिस तरह से 72 साल से ये मुल्क चल रहा है वैसे चल नहीं सकता। हम सबको ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। सब स्टेक होल्डर्स को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई गद्दार नहीं है। हम मजबूत इदारे देखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को भी मजबूत देखना चाहते हैं, अदलिया को भी, मुसल्लह अफवाज को भी, लेकिन आइन के दायरे कार में
और ये जो तजुर्बा 2018 का था ये फेल हो गया है। लेकिन ऐसा साहब इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इस वक्त नैरेटिव है और खासतौर पे नवाज शरीफ साहब की तकारीर में जो नेम कॉलिंग है, उससे आपके ख्याल में दरवाजे खुलेंगे या दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्योंकि सरबराहान के नाम लिए जाएंगे तो फिर कैसे ये कोई कह सकता है कि इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग होंगे, उनमें तो उन्हीं की शिरकत होगी ना। ये क्या आपको लग रहा है कि दरवाजे खुल रहे हैं, राह हमवार हो रही है उसके लिए इस वक्त इस तरह के बयानिए से? देखिए ना, ये तो मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से ही इस चीज को देखना पड़ेगा, और ये बात भी नहीं हो सकती कि आप किसी एक जमात को, किसी एक क़यादत को बंद गली में धकेलेंगे, दीवार के साथ लगाएंगे और चीज़ों को इंतहा पर लेके जाएंगे, उससे मामला बेहतर होंगे। यहाँ पर जो बयानियाँ पिछले 2 सालों में बनाया गया है वो इस कदर झूठ पे मबनी है कि झूठे केसेस के ऊपर आप मुझे बताइए क्या जवाब है जब सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि 14-14, 16-16 महीने लोग जेलों में काट के आते हैं, उनके बच्चे नहीं है, उनकी फैमिलीज नहीं है, उनकी डिग्निटी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को उनकी फैमिलीज के साथ, उनकी खवातीन के साथ अदालतों में धकेलें, रुसवा करें, जलील करें और उसके बाद कहें कि वो तो अपना साहब, तो आप नहीं समझते कि जो इस वक्त जो बयानिया है नून लीग का, उससे उस पर नजरसानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है? क्या मामलात ऐसे ही चलेंगे? और मामलात अगर इसी तरह चलेंगे तो आप लोग तो फेसेस ऑफ पार्ट तो खड़े रहेंगे नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन क्या नीचे तक तमाम एमएनएज एमपीएस भी इस नैरेटिव का बोझ उठाने के लिए इस वक्त तैयार है, जो कि खामोश बैठे, जो टीवी पे नहीं आते? फिर शहजाद, मैं फिर वाजे करूं, ये कोई नैरेटिव नवाज शरीफ साहब भी बार बार कह चुके हैं, किसी के साथ ना जाती लड़ाई है, ना किसी इदारे के साथ लड़ाई है। हमने जिंदगी लगा दी है इस पूरे काम के अंदर। देखिए, मैं पहली दफा मैंने बना था, 35 साल का था, 62 साल का हो गया हूं, बाल सफेद हो गए हैं। हम 10 कदम आगे जाते हैं, 15 कदम पीछे जाते हैं। ये वक्त है हम सबको ठंडे दिल के साथ इस मुल्क के लिए फैसला करना पड़ेगा। अफगानिस्तान आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, कह रहे हैं कि ठंडे दिल के साथ ग्रैंड डायलॉग होगा तभी मामलात आगे बढ़ेंगे। मुल्क जिस तरह 72 साल से चल रहा है वैसे नहीं चल सकेगा। इसी पर हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। ये एक बड़ा खतरनाक मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान की सियासत में पहले भी आजमाया गया है। गद्दारी के फतवे लगाना, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटना, फ़ायदा आज तक किसी का हुआ नहीं है, उल्टा नुकसान ही होता है माशरे में जो पोलराइजेशन बढ़ती है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है कि अपने मुखालफिन के खिलाफ गद्दारी के फतवे बांटे जाए, उनकी हुब्बुल वतनी पे शक किया जाए या उनको मुल्क दुश्मन करार दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो पीडीएम का इत्तेहाद है उनकी जो इस वक्त के बयानात हैं उस पर अब यही रद्द अमल हुकूमत का आ रहा है कि उनके बयानात को मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। क्या इससे कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, या आखिर में माशरे में पोलराइजेशन बढ़ेगी और नुकसान रियासत का ही होगा? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तहरीक इंसाफ के और वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद साहब, पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है कि किसी की हुब्बुल वतनी पे शक किया जाए, गद्दारी के फतवे लगाए जाए, मुल्क दुश्मन करार दिया जाए। ये होता रहा है और तमाम पार्टीज ने इसमें अपना हिस्सा डाला है। एक मरतबा फिर जो नवाज शरीफ साहब का लबो लहजा है, जो नून लीग के बयानात है, उस पर मौजूदा हुकूमत का यानी कि आपकी हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि ये तमाम बयानात जो है वो इंडिया के कहने पे दिए जा रहे हैं, मुल्क दुश्मन उनको करार दिया जा रहा है। इस सबसे फ़ायदा क्या होगा? क्या हमारे दुश्मन इससे खुश होंगे या उनको नुकसान पहुंचेगा? कोई इससे पॉजिटिव आउटकम है इसका आपके ख्याल में, इस तरह की बातें करने का? पहली बात तो यह है कि अमूमी हालात में तो इस तरह होना ही नहीं चाहिए और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जो 2-3, देखिए, पीडीएम एक आईनी पार्टी है, एक आईनी इत्तेहाद है, उनको हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म करने का पूरा हक हासिल है। लेकिन आप देखिए कि 3 जलसे हुए और 3 जलसों में नैरेटिव किया गया। पहला जलसे में फ़ौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है। दूसरे जलसे में फ़ौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है, उर्दू ज़ुबान बहुत बुरी है। तीसरे जलसे में फ़ौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है और आज़ाद बलूचिस्तान होना चाहिए। आपका जब नैरेटिव जो है, और फिर जिस तरह से नवाज शरीफ साहब जब तकरीरें करते हैं और वो जो फ़ौज के अंदर एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, वो अमूमी बात नहीं है। अगर तनकीद हो रही है तो उसको आप ये कह सकते हैं कि मुल्क के नुकसान में है या मुल्क के मफाद में, इस पर तो आपकी एक राय हो सकती है, आपकी एक सियासी राय भी हो सकती है। लेकिन
ये कहना कि ये इंडिया का एजेंडा है, मुल्क दुश्मन एजेंडा है, किसी के कहने पे किया जा रहा है, जिसके बाद अब आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बैन कर दो, इनके ऊपर मुकदमा कर दो, खत्म कर दो इनको, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये बयानिया किस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेनिफिट कर सकता है हमारी रियासत को या हमारे माशरे को? नहीं, देखिए, मुस्लिम लीग को तो बैन नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग तो एक मुहिब वतन लोगों की पार्टी है। बहुत बड़ी अक्सरियत जो मुस्लिम लीग के कारकुनान की है, जो लोगों की है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मसला सिर्फ जो इनके एक दो लोग हैं जिनकी तकरीरों से, स्पेशली नवाज शरीफ जो खुद तकरीरें करते हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से महमूद अचकज़ई ने जो तकरीरें की। आपकी बात दोबारा मैं ये कहूँगा कि ये बात दुरुस्त है कि अमूमी हालात में एक्सट्रीम पोजीशन इस तरह की नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इसको क्या कहा जाए कि जब इनका जो बयान है, इनकी जो गुफ्तगू है, इनके जो अल्फाज हैं, वो हिंदुस्तान की ज़ुबान, अल्फाज और बयान के इस कदर करीब चले जाएं कि फ़र्क ही महसूस ना हो, तो आप क्या कहेंगे? जो इससे क्या ये तासुर जाता है कि ये मोदी के कहने पे किया जा रहा है, मोदी से राब्ते हैं, इसलिए इस किस्म की बातें हो रही हैं? इससे तो मोदी खुश नहीं होगा कि इस मुल्क में छोटी बड़ी जितनी भी पार्टी हो, चाहे वो मुल्क की दूसरी बड़ी जमात हो, वो भी हमारे सहूलतकार हैं, हमारे कहने पे चलते हैं। ये तो मोदी के लिए एक बड़ी जीत होगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ये ख्याल है कि मोदी जो ही लोगों को ये एक्सपोज हुआ है और जो ही लोगों को ये पता चला है कि दरअसल ये जो एजेंडा लेके आ रहे हैं ये इनका अपना नहीं है बल्कि किसी का दिया हुआ है, तो लोग इनसे पीछे हट रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कल जो बयानात जिस किस्म के नवाज शरीफ के हैं या सादिक साहब के हैं या महमूद अचकज़ई साहब के हैं, इनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत लोगों ने इसकी मुखालफत की। यहाँ पे लोग जिनका बहुत बड़ी रकम फंस गई है, जिनका बहुत ज़्यादा मुफाद फंस गए हैं, वो कुछ किसी भी एक्सटेंट पे जाने को तैयार है और हमें अलहदा करना है उन लोगों को और उन पार्टी को जो कि ये एजेंडा जो है वो चला रहे हैं। अब कल एक बयान आया था DGISPR की जानिब से कि जो फौज की लीडरशिप है उसको और रैंक एंड फाइल को अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ये बयानिया दे रहे हैं तो नवाज शरीफ को अलग किया जाए, PMLN को वैसे रहने दिया जाए। PMLN ही नवाज शरीफ है। अगर आप नवाज शरीफ को बैन करने की बात करें तो आप ये नहीं कह सकते कि एक फर्द की बात कर रहे हैं, पार्टी उन्हीं की है, सरबराह है पार्टी के। ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है कि जो मुस्लिम लीग के सारे लोग हैं वो नवाज शरीफ के बगैर नहीं है। जो नवाज शरीफ कर रहे हैं वो जिस तरह से DGISPR ने दुरुस्त तौर के ऊपर कल कहा कि देखिए, आप ये जब कहते हैं कि जी जर्नैल जो हैं वो हम उनके खिलाफ हैं लेकिन बाकियों के हम साथ हैं, आप मुझे बताइए पाकिस्तान में किस जर्नल ने अपना सीना अपने जवान के साथ पेश नहीं किया? ये बात तो आपकी दुरुस्त होगी कि किसी हाजिर सर्विस जनरल के बारे में शायद इस तरह की बात ना की गई हो जो नवाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन जो मुकदमा है नवाज शरीफ का वो वही मुकदमा है जो कि माजी में इमरान खान भी लेके चलते रहे। इमरान खान भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे असलम बेग, उनका नाम लेके कहते रहे कि इन्होंने पैसे बांटे IGI को नवाज शरीफ जो है नवाज शरीफ को इलेक्ट कराने के लिए। तो मुकदमा उनका भी माजी में यही रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन तो रही है पाकिस्तान की सियासत में और वो इसके खिलाफ बात करते रहे। एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन तो पाकिस्तान की सियासत में रही है और जिस क्रिटिसिज्म की आप बात कर रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट से साबित हुआ। मतलब PMLN वो वाहिद पार्टी है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात हुई और फिर उसके ऊपर असगर खान केस का फैसला आया और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इनको जो है वो सपोर्ट किया गया। लेकिन जो नवाज शरीफ और इमरान खान के बयानिए का फ़र्क है, इमरान खान ने कभी भी इस तरीके से फ़ौज को एक डिवाइड करने की कोशिश जो है वो नहीं की है। फवाद साहब, आप भी यही मानते हैं कि ये तमाम बयानात इंडिया के कहने पे दिए जा रहे हैं क्योंकि मोदी से राब्ता है इसलिए किए जा रहे हैं? कि साथी हैं फैसल वावड़ा साहब, उन्होंने कहा है कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी को बैन होना चाहिए। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इससे? आप किसी एक शख्स के जो जाती पैसा फंसा हुआ है उसके लिए आप पार्टी को तो सजा नहीं देंगे। सो पार्टी का तो बैन का मैं फैसले से एग्री नहीं करूँगा। और लेकिन ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ साहब के मोदी जैसे राब्ते या उनकी जो करीबी फाइनेंसियर्स हैं उनसे राब्ते को ढके छुपे तो नहीं। लेकिन वो सपोर्टर्स, वो वर्कर्स, वो 1 करोड़ 40 या 30 लाख लोग जो कि नवाज शरीफ को वोट डालते हैं, वो इतने ना समझें कि वो एक ऐसे शख्स को वोट डालते हैं जो कि ना मुहिब वतन है, गद्दार वतन है। बल्कि ये तो एटीट्यूड उनका अभी हुआ, पहले तो वो इस तरह के जब उनको वोट मिला है इस तरह से उनका नैरेटिव कभी नहीं रहा। दबे अल्फाजों में तो वो ये बात कर रहे थे ना कि खलाई मखलूक है और कोई ना कोई इंटरवेंशन की वो बात तो कर रहे थे उस वक्त भी। जिस वक्त इंटरवेंशन की अगर वो बात करें
देखिए मतलब मसला क्या है, मसला ये है कि इनकी लड़ाई तो शुरू हुई जब पनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन में जो फौजी लोग डाले गए। अगर आप पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए फौज किरदार अदा कर देती तो फौज तो मुहिब वतन थी। अच्छा फवाद साहब, जरनैल तो पैमाना क्या सेट किया जाता है? पैमाना ये सेट किया जाता है कि देखिए इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, जो इंडियन मीडिया कह रहा है वही कह रहे हैं, या जो नवाज शरीफ कह रहा है इंडियन मीडिया उसको बार बार दिखा रहा है। अब आपकी जो कल एक स्टेटमेंट थी जिसको इंडियन मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, उस पर भी इंडिया ने एक वावेला मचा दिया है। चर्चा इसी बात का हो रहा है कि देखिए फवाद चौधरी ने तस्लीम कर लिया है कि हमारी पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी हुकूमत सब ने मिलकर पुलवामा अटैक कराया, ये उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इससे एक बात तो साबित होती है, एक लर्निंग तो हमारे लिए ये है कि बेस्ड ऑन इंडियन मीडिया, कि इंडियन मीडिया क्या अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए नैरेटिव सेट करना चाह रहा है, वो पैमाना नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में किसी को गद्दार डिक्लेयर करने का या उसकी हुब्बुल वतनी पे शक करने का। ये बात तो एक लर्निंग है ना आपके इस बयान के बाद। बिल्कुल खुद बात आपकी दुरुस्त है। इंडियन मीडिया तो एक जोकर है और वो बिल्कुल अपना जो स्टेट नैरेटिव है उसको प्रमोट करता है। और इससे पहले मेरे बयान से पहले अगर आप देखें तो उन्होंने तो कराची में सिविल वॉर रिपोर्ट कर दी और कहा कि कराची में बहुत बड़ी सिविल वॉर हो गई है और ये हो गया और वो हो गया है। लेकिन आपने इंडियन मीडिया को देख के थोड़ा अपनी ओपिनियन बनाया। लेकिन आपके तो वजीर आजम हो या कोई वफाकी वजीर, वो आकर पहला जुमला यही कहते हैं कि देखें नवाज शरीफ ने कल ये बात की और देखें इंडिया उसके ऊपर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। वो तो पहला जुमला यही होता है। अगर जोकर मीडिया है तो क्यों उनको कोट किया जाता है? नहीं, उनको आप बिल्कुल कोट ना करें। आप खुद देखें, अपना अकल इस्तेमाल ये करें कि नवाज शरीफ जो नैरेटिव बनाते हैं, और स्पेशली ये जो नैरेटिव जिसके ऊपर खुद DGI SPR को आके वजाहत करनी पड़ी कि फौज के जो रैंक्स हैं वो बिल्कुल एक हैं, क्या ये नैरेटिव जो है किसी दोस्त का हो सकता है? लेकिन फवाद साहब, इस पर हम तो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मुराद सईद साहब आके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस PID में बैठ के ये करते हैं कि देखें नवाज शरीफ ने ये कहा, इंडियन मीडिया ने इसको इस तरह पोर्ट्रे किया, नवाज शरीफ ने ये कहा, इंडियन मीडिया पे ये प्रोग्राम हुआ, यही बात असद उमर भी कर रहे हैं। तो हर वफाकी वजीर इंडियन मीडिया को कोट करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ गद्दार है। नहीं, इंडियन मीडिया को साबित नहीं कर रहा, वो डिफरेंट फैक्टर्स आपके सामने लाते हैं। अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो गड़बड़ कर दें तो फिर तो आपकी बात हो नहीं सकती ना। वो जब रेफरेंस देते हैं कि नवाज शरीफ का ये बयान है और इंडिया में उसको कितनी पजीराई मिली है, अगर तो हिंदुस्तान का मीडिया प्रोपेगेंडा करे ना आपके खिलाफ तो फिर आप कहेंगे कि ये तो जाहिर है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात होगी। जिस तरीके से इन्होंने उनके बयानात को वहाँ पजीराई मिली और जिस तरीके से आपने देखा कि कराची के जलसे के बाद इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि कराची में तो एक सिविल वॉर की कैफियत हो गई है, तो उसको आप क्या लेंगे? जाहिर है कि हिंदुस्तान में नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की एक बड़ी पजीराई है। ये चाहूंगा पजीराई तो इंडियन मीडिया इस बात को भी दे सकता है ना कि हुकूमत हर पार्टी को गद्दार कह रही है, चाहे जिसने करोड़ों वोट लिया हो, कोई छोटी बड़ी पार्टी हो, कोई नेशनल पार्टी हो, कोई रीजनल पार्टी हो, हर पार्टी मोदी की सहूलत कार है। वो तो कल इसको भी पॉजिटिव नैरेटिव दे सकते हैं ना। दरअसल फर्क यह है कि आप पार्टी को कंसिडर कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक दो इंडिविजुअल्स को कंसिडर कर रहा हूँ। मेरी नज़र में जो पार्टीज हैं पाकिस्तान की और उनके जो कारकुनान हैं, उनकी जो लीडरशिप है, वो सारी मुहिब वतन, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कुछ सोचे। सही। अच्छा फवाद साहब, अब ये एक जो हालात क्रिएट हो गए हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, इसको हल करने के लिए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि एक इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग होना चाहिए जिसमें पार्लियामेंटेरियंस हो, जुडिशरी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, नैब हो, इन तमाम के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, पैरामीटर सेट होने चाहिए कि किसका क्या हदूद है, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसके बगैर अब पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। आपने भी, मुझे याद है कि पिछले साल इसी किस्म की कोई बात की थी। आप मुत्तफिक हैं कि अभी भी ये वक्त है कि इस किस्म का डायलॉग हो ताकि डोमेन पैरामीटर सेट हो जाए? देखिए, सियासत में बातें तो गुफ्तगू से ही हल होती है। वो कहते हैं ना, गुफ्तगू कीजिए फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बद मकानों में। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं हम बातचीत के बगैर, तो फिर तो हम पुराने दौर में, वाइकिंग्स के दौर में, या जो हमारा दौर था उसी में होगा ना। फिर तो आपको तलवारें उठानी पड़ती हैं, वो जो कर ले वो कब्जा कर ले। सियासत में तो बातचीत से ही मामला आगे बढ़ते हैं, और बातचीत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आखिरी जो नेशनल असेंबली में बात की, उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू में बात की। बातचीत से तो कोई इनकार है ही नहीं। सिर्फ हमारा मसला ये, और शायद खाकान अब्बासी साहब एक्चुअली ही वो शख्सियत थे जिन्होंने आखिर में आके अपना जो मुज़ाकरात थे उनको सबोटाज किया, और इस बात के ऊपर सबोटाज किया कि फैटफ हम पर वोट हम नहीं देंगे अनलेस आप हमारा नैब का बिल जो है, जिसमें 37 में से 34 नैब की जो प्रोविजन है उनको रिपील करेंगे, तो फिर हम आपको फैटफ में देंगे। अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब
मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं तो फिर जाहिर उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जिसको आप लोग बार बार कहते हैं कि हमसे एनआरओ मांगा गया, वो ऑपोजिशन की नजर में एहतसाब है ही नहीं ना। ऑपोजिशन तो कहती है इंतकाम है, और सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, इस पे तो काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के, दूसरी अदालतों के फैसले आ चुके हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है एहतसाब का इदारा। तो ये इस पर भी डायलॉग होना पड़ेगा ना कि क्या ये एहतसाब का अमल भी ठीक है या ये सियासी इंजीनियरिंग के तौर पे चल रहा है, जैसे कि ऑपोजिशन कहती है, या अदालतें इस पे बात करती रही हैं। तो आप सिर्फ ये कह देते हैं कि एनआरओ पे बात नहीं होगी, एहतसाब पे बात नहीं होगी, इस पर भी बात करनी पड़ेगी ना। यही तो एक डेडलॉक है, यही तो एक इशू है इस वक्त दोनों जमातों के दरमियान। सियासी इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये इदारा तो हमारा तो बनाया हुआ नहीं है। इसके चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक कोई हमारा तो अपॉइंटेड नहीं है। केसेस जो बने हुए हैं वो हमारे तो बनाए नहीं हुए। तो अगर पीपल्स पार्टी और PMLN के अपनी वो समझते हैं कि उनका अपने बनाया हुआ कानून, उनका अपना बनाया हुआ इदारा और उनके अपने लगाए हुए लोग इस कदर बुरे हैं, तो फिर उनको वो मुकाबले जंग के बाद। नवाज शरीफ तो अभी यही कह रहे हैं ना कि स्टेट अबव द स्टेट थी, जिस वक्त वो हुकूमत पे थे उस वक्त भी थी, यही मुकदमा सामने रख रहे हैं ना वो। तो उस वक्त बात करते ना, जब वो ज़हीरुल इस्लाम साहब के ऊपर जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद जब फोटोज आई कि किस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल दे के उनको, जब वो रिटायर हुए थे, और फिर बजाय इसके कि गुस्सा इतना आया कि मुशाहिदुल्लाह से इस्तीफ़ा ले लिया, गुस्सा इतना आया कि परवेज़ रशीद से इस्तीफ़ा ले लिया, तो ये बातें उस वक्त करते ना जब वो इक़्तिदार में थे। अब अगर सारी बातें बाद में उनको याद आ रही हैं, उसका क्या फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आगाज हो गया है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से मुतल्लिक पाबंदियां मजीद सख्त होने के इम्कानात हैं। मंगल को वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के आगाज का ऐलान किया था। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि पाकिस्तान में रोजाना कोरोना वायरस के केसेस की शरह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। NCOC के डेटा के मुताबिक कल पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 1078 केसेस और 20 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। यहाँ अहम बात यह है कि मुल्क में आखिरी मरतबा 29 जुलाई को 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, और अब 3 माह के बाद एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस 1000 से तजावुज कर गए। कल चेयरमैन NCOC और वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा था कि 70 दिन के बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह 3% से बढ़ गई है, और इसीलिए NCOC ने अवामी मकामात पर पाबंदियां सख्त करने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स को रात 10 बजे और तफरीह मकामात को शाम 6 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के खदशात ने स्टॉक मार्केट को भी अपनी लपेट में लिया, और कल स्टॉक मार्केट में 1300 पॉइंट्स की कमी देखी गई। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और यूरोप में भी कोरोना वायरस दोबारा तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद यूरोप में लॉकडाउन के नए राउंड का आगाज हो चुका है। फ्रांस में आज से मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जबकि जर्मनी में 1 माह के लिए बार्स, रेस्टोरेंट्स और थिएटर्स पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस दोबारा तेजी से फैल रहा है, और इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि अगर कोरोना वायरस केसेस में कमी ना आई तो मुल्क में दोबारा लॉकडाउन हो सकता है, मुल्क दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत वायरस से मुतल्लिक पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान किया है। हुकूमती वुज़रा और इंतजामिया बार बार अवाम से इल्तिजा कर रही है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अवामी मकामात पर मास्क पहने और फासला बरकरार रखें। हुकूमत की पॉलिसियों और अवाम के ताउन की वजह से और खुशकिस्मती की वजह से पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की पहली लहर को शिकस्त दी थी, और पड़ोसी ममालिक की निस्बत और दीगर ममालिक की निस्बत हमने देखा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से उतना जानी नुकसान नहीं हुआ। कंपैरेटिवली हमारे हालात बेहतर थे, लेकिन कोरोना वायरस में जैसे ही कमी आई उसके बाद हुकूमत अवाम से SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही है, और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन भी नहीं लिया गया है। मगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पर अवाम पर आती है। अवाम को बार बार ये कहना पड़ा कि आप एहतियात करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन शहरियों ने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और अब ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे लॉकडाउन में नरमी हुई केसेस में इजाफा होता जा रहा है। तो अवाम को ये सोचना होगा कि अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो जहाँ मुल्क का नुकसान होगा वहाँ उनके रोज़गार और कारोबार का नुकसान हो सकता है अगर मुल्क में दोबारा नरम या सख्त लॉकडाउन का फैसला किया जाता है। इसलिए अभी भी वक्त है कि अवाम सोशल डिस्टेंसिंग करें। मैंने आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।